Okay, good morning to all of you. Today we have to discuss the electricity of class 10th lesson number 1. इस इलेक्ट्रिसिटी में जो है हम लोगों को आज ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है एक तरह का एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी का जो शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रिक, वो इलेक्ट्रिक एक तरह का एनर्जी है जिसके हेल्प से बहुत सारा काम होता है। देयर आर सो मेनी वर्क वी हैव टू डू विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लाइक एज द जनरेटर rotates its shaft and convert the mechanical energy into the electrical energy. Due to the electrical energy, there are so many work has to be done. एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कौन कौन सा काम होता है, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हेल्प से हम लोग फैन को चलाते हैं, बल्ब को जलाते हैं, सबमर्सिबल पंप जिसको मोटर बोलते हैं, हम लोग मोटर से पानी के ऊपर चढ़ाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा काम होता है, मिक्सी को चलाते हैं, घर में बहुत सारा डोमेस्टिक वर्क्स होता है, इंडस्ट्रियल वर्क्स होता है, इंडस्ट्री फैक्ट्री को चलाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर ना हो तो इस दुनिया में अभी हम लोग अंधेरे में जीते और हम लोग की तरक्की, इंसानों की जो तरक्की है वो रुक जाती, इतना फास्ट नहीं हो पाती। ये जो पेपर, ये बुक वगैरह आप देख रहे हैं, ये बुक वगैरह पेपर सब के सब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये मैन्युफैक्चर हुआ है कंपनी इंडस्ट्री में। तो ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या चीज़, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम चलते हैं प्रीवियस क्लास में, क्लास 8 में चलते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था। आप देखें ये थे कि जब बादल आपस में रब करते हैं, जब बादल के आपस में रबिंग होता है तो वहाँ चार्ज प्रोड्यूस होता है, और वो चार्ज बिजली जिसको इलेक्ट्रिक बोल रहे हैं, वो चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरे जगह कैरी करके जाता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, और वो बिजली किसी पेड़ पर गिर जाता है या किसी जो है घर के ऊपर एंटीना जो लगा हुआ है उस पर गिर जाता है, और वो उसको डायरेक्टली ज़मीन तक चार्ज को लेके आता है, उसको न्यूट्रल कर देता है। ये हुआ एक एग्जाम्पल। दूसरा आप एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल देखे हैं कि जब किसी कॉम्ब को अपने हेयर में रब करने के बाद से स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अगर आप लेके जाते हैं उसके पास, तो वो उसको अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करने के बाद कुछ देर बाद फिर अट्रैक्ट करना भी छोड़ देता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि जब हम किसी पेन या किसी कॉम्ब को रब करते हैं, तो रब करते समय क्या होता है, वो जो कॉम्ब है या पेन है वो रब करने से इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, और चार्ज करने के बाद से पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सारा काम हम लोग किए हैं। तो पता ये लगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चार्ज के वजह से ही होता है। विदाउट चार्ज इलेक्ट्रिक करंट पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम आपसे पूछें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट अगर पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं या इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं, कहिएगा इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, बोलिएगा इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का ये एक तरह का फ्लो है। जब वो कोई चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ये चार्ज यहाँ से बह करके फ्लो हो करके जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो कहेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर फ्लो हो रहा है। और वो चार्ज उसी वक्त फ्लो करेगा जब उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में आपको कोई मेटल का वायर मिलेगा, कंडक्टर मिलेगा, गुड कंडक्टर उसको चाहिए एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने के लिए। इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, ये चार्ज का फ्लो है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर वर्ड जो आ रहा है चार्ज, ये चार्ज क्या है, ये चार्ज कहां से आया? तो चार्ज के बारे में हम पढ़ते हैं कि चार्ज जो है ये क्या है, चार्ज। तो चार्ज जो है ये एक तरह का किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी होता है। अब ये प्रॉपर्टी कहां से है इसके बारे में बात करेंगे, पहले लिख लेते हैं कि चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी, किसी भी प्रॉपर्टी ऑफ
एनी बॉडी, किसी भी बॉडी का एक तरह का प्रॉपर्टी होता है, ड्यू टू विच, जिसके वजह से टू बॉडी जिसके वजह से दो बॉडी स्ट्रांगली अट्रैक्ट ईच अदर, टू बॉडी स्ट्रांगली अट्रैक्ट ईच अदर, दो बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड टू बॉडी स्ट्रांगली रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर। तो अब ये क्या चीज है इसको समझना है। दो बॉडी का एक, किसी भी बॉडी का एक प्रॉपर्टी है, एक तरह का उसके खुसूसियात है, उर्दू में अगर बोले तो खुसूसियात, उसका प्रॉपर्टी, उसका गुण जो है, हिंदी में गुण बोलते हैं, उसकी खुसूसियात, किसी भी बॉडी का ये खुसूसियात है जिसके वजह से दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट करते हैं या दो बॉडी आपस में रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भगाते हैं। रिपल्सन होता है या अट्रैक्शन होता है। सिर्फ इतना कहने से चार्ज जो है, चार्ज के बारे में हम लोग पता नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा और चार्ज के बारे में डीपली हम चलते हैं। हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। कोई भी मैटर एटम से मिलकर के बना रहता है, ठीक है, कोई भी मटेरियल, एनी मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ एटम। और इस एटम के अंदर 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स होता है जी। इस एटम के अंदर 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स होता है, किसी भी एटम के अंदर 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स होता है। और एवरी सब्सटेंस, एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम। कोई भी मटेरियल ले लीजिए, वो सब के सब किससे मिलकर के बना हुआ है जी? एटम से मिलकर बना हुआ है। अगर हम आपसे पूछे कि कोई भी मटेरियल एटम से मिलकर बना हुआ है और हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये यहां तक हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, और हर एक मटेरियल के पास मास होता है, एवरी मटेरियल हैविंग सम मासेस, इवन एयर हैविंग सम मासेस, एयर के पास भी मास होता है। तो हर एक मटेरियल के पास मास है और वो मटेरियल किससे मिलकर के बना हुआ है जी? वो मटेरियल एटम से मिलकर बना हुआ, और वो एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ। और इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस है। वो कैसा है जी? चार्जलेस है। न्यूट्रॉन कैसा है? न्यूट्रॉन चार्जलेस है। ये चार्जलेस का मतलब ये इसमें कोई चार्ज नहीं है, इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर चार्जलेस है, ठीक है। अब देखा जाए, यहीं से क्लियर होगा कि ये जो चार्ज है किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है। अगर हम आपसे पूछे कि कोई भी बॉडी जो है उसके अंदर एटम मौजूद है, कोई भी बॉडी सब्सटेंस होता है, मटेरियल होता है, और वो सब्सटेंस के अंदर एटम मौजूद है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जाहिर सी बात है वो बॉडी का एक तरह का प्रॉपर्टी ही नहीं हुआ। उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज भी है। असल में वो जो बॉडी है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कोई भी बॉडी, एनी बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई भी जो बॉडी होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है जी? न्यूट्रल होता है। एनी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिकॉज कारण ये है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। भाई समझ में आता रहेगा, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर आपसे पूछते हैं हम कि सोडियम, अगर मान लीजिए सोडियम जिसका 11 है, तो 11 उसके पास प्रोटॉन है, यानी कि प्लस चार्ज कितना है? 11 है, और नेगेटिव चार्ज कितना है भाई? तो वो भी 11 ही है। तो 11 मिलकर के वो 0 चार्ज नहीं हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। अब थोड़ा सा देखा जाए, कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे ही उसको रब करते हैं, जैसे कॉम्ब है, कॉम्ब को हमने रब किया, तो रब करने के बाद से क्या हुआ दोस्त कि उसमें से, उस कॉम्ब में से कुछ इलेक्ट्रॉन रब करने के वजह से वो निकल करके बाहर चले गए।
कॉम्ब में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चले गए। अब कुछ इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो गया। यहां पर बात को समझिए, 9th क्लास में पढ़े हैं। जब इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो गया, उस कॉम्ब में से निकल के इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी के वजह से वो कॉम्ब पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब वो कॉम्ब जो है, वो कंघी पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो अब क्या करेगा, किसी भी नेगेटिव चार्ज वाले को वो अट्रैक्ट करेगा। तो इसी वजह से वो जो है पीस ऑफ पेपर, छोटा पेपर को वो अट्रैक्ट करता है। अब यहां पर क्वेश्चन मत उठाइएगा कि जो पीस ऑफ पेपर नेगेटिव चार्ज है क्या। असल में वो डीप में आप 12th क्लास में पढ़िएगा या उसके भी हायर पढ़िएगा कि जो पीस ऑफ पेपर है ना दोस्त, वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन जब वो कॉम्ब पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज कॉम्ब है, जब पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं ना, तो वो पीस ऑफ पेपर में नेगेटिव अलग और पॉजिटिव अलग इकट्ठा हो जाता है। नेगेटिव एक तरफ और पॉजिटिव एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खींच लेता है, या पॉजिटिव नेगेटिव को खींच लेता है, इसकी वजह से पीस ऑफ पेपर कॉम्ब के ऊपर चला आता है। ये डीप क्लास 12th के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों कॉम्ब जो है पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। तो कॉम्ब के बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो गया है, लेकिन इसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैसे आया, तो इसमें आया नहीं है, अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन क्या हुआ कि जब इसको हम लेके गए उस पीस ऑफ पेपर के पास, तो उस पीस ऑफ पेपर में मौजूद इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन था। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरफ इकट्ठा होना शुरू हो गया, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक तरफ इकट्ठा होना चला शुरू हो गया। इधर जो है इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होना शुरू हो गया, इधर प्रोटॉन इकट्ठा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से एक तरफ ये एक तरह का पोल बन गया, डाइपोल जिसको बोलते हैं, एक तरह का पोल, ध्रुवीकरण यहां हो गया, यानी नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ, इस नेगेटिव इस पॉजिटिव को खींच लिया या पॉजिटिव नेगेटिव को खींच लिया, बस इस यही कारण है। अब ज्यादा इससे ज्यादा डीप हम नहीं जाएंगे, ये 12th क्लास में पढ़ना है। पता क्या चला, पता ये चला कि कोई भी मटेरियल के अंदर चार्ज ऑलरेडी मौजूद है ना। क्यों मौजूद है भाई, क्योंकि उस बॉडी के अंदर, उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मौजूद है ना। वो भले ही वो मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, फिर भी उसके अंदर चार्ज मौजूद है। फिर अगर हम पूछते हैं, एक क्वेश्चन यहां पर उठता है कि हर एक मटेरियल मास से बनकर मिलकर बना हुआ है, बात सही है, हर एक मटेरियल के अंदर मास मौजूद है। तो कोई भी बॉडी का प्रॉपर्टी दो हुआ, दो प्रॉपर्टी हुआ, किसी भी बॉडी का दो प्रॉपर्टी हुआ, एक तो मास हो गया, एक तो चार्ज हो गया भाई। मास ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है मास। आप 9th क्लास के ग्रेविटेशन में पढ़े हैं, फिजिक्स में ही, जिसमें हम पढ़े हैं कि दो मैसिव बॉडी स्ट्रांगली अट्रैक्ट ईच अदर, दो मैसिव बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है जी। वो फोर्स का फॉर्मूला G m1 m2 अपॉन r² पढ़े 9th में। तो मैसिव बॉडी के अंदर सिर्फ अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है, लेकिन जो चार्ज की वजह से अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्सन भी होगा। इसके बारे में और आगे हम देखते हैं, थोड़ा आगे हम इसको मिटाकर देखते हैं क्या है। इसको आप लोग इतना नोट कर लीजिए, ये पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है, मिटा देते हैं अब हम, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं हम। देखिए, हम लोग को अभी चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में चेक करना है, इसको देखना है चार्ज का प्रॉपर्टी कैसा कैसा। अभी तो पता लगा कि किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज होता है, कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर हम बात करें आगे कि चार्ज के ही बारे में, तो कहेंगे, आप कहिएगा कि चूंकि हर एक बॉडी क्या होता है, चार्ज, सबसे पहले चार्ज तो दो तरह का होता है, लिख लीजिए। चार्ज है तो चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, दो तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव है ना, लिख लीजिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, दो तरह का चार्ज होता है ना। इसके आगे लिखिए, द सेम नेचर चार्जेस, द सेम नेचर चार्जेस स्ट्रांगली रिपेल ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को वो दूर भगाते हैं, ईच अदर, स्ट्रांगली रिपेल ईच अदर, यानी कि सेम नेचर चार्ज का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। ये क्या करेगा भाई, ये पॉजिटिव को इधर की तरफ रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इधर की तरफ इसको रिपेल करेगा, ये नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव इधर की तरफ रिपेल करेगा, यानी रिपल्सन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, रिपल्सन हो रहा है। क्यों हो रहा है, कि दोनों सेम नेचर चार्ज है, ठीक है। और फिर अगर हम तीसरा एरो के बाद से बात करें तो कहिएगा द अपोजिट नेचर चार्ज,
अपोजिट नेचर चार्जेस स्ट्रांगली अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है क्या, एक दूसरे को क्या करेंगे जी, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब अट्रैक्ट कैसे करेंगे इसको देखा जाए, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो क्या होता है, पॉजिटिव इसको क्या करेगा जी, ये पॉजिटिव इसको अपने तरफ खींचेगा, खींचेगा ना, एरो से इधर हो गया, और ये नेगेटिव भी इसको अपने तरफ खींचेगा, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव कह दीजिए, बात तो वही रहा क्या। तो नेगेटिव क्या करेगा, इसको अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा, खींचेगा ना जी, इसको क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, और ये भी इसको अपने तरफ खींचेगा, है ना। तो ये रहा हमारा क्या चीज, अट्रैक्शन। क्या रहा, ये अट्रैक्शन हुआ अपोजिट नेचर चार्ज। ठीक है, अपोजिट नेचर चार्जेस के बीच में क्या हुआ जी, अट्रैक्शन, और ये रहा रिपल्सन किसके बीच में, सेम नेचर चार्ज, सेम नेचर चार्जेस। ठीक है, सेम नेचर चार्ज के बीच में रिपल्सन हुआ और अपोजिट नेचर के बीच अट्रैक्शन हुआ। इतना लिखने के बाद फिर आगे हम चलते हैं चार्ज के बारे में। देखिए अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि जो चार्ज है वो चार्ज एक किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी है, उसी तरह मास भी किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी है। चार्ज और मास बोथ आर प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। एक जो है दोनों क्या है जी, किसी भी बॉडी का खुसूसियात है। मास के वजह से सिर्फ अट्रैक्शन होता है, मास के वजह से सिर्फ अट्रैक्शन होता है, पढ़े ना Gm1 m2/r²। और चार्ज के वजह से अट्रैक्शन भी देखे और रिपल्सन भी देखे। अब थोड़ा देखा जाए, ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी किसी मटेरियल का है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि अगर मास को अलग कर देते हैं किसी बॉडी से और चार्ज को अलग कर देते हैं, एक बॉडी है, एक मटेरियल है, उस मटेरियल में से चार्ज को अलग करना है हमको, ठीक है, और उसमें से मास को भी अलग करना है, तो कहिएगा इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल कि चार्ज को आप अलग कर दीजिए और मास को भी अलग कर दीजिए। किसी भी बॉडी से चार्ज को आप अलग नहीं कर सकते हैं और मास को अलग नहीं कर सकते हैं। इसका रीजन है, इसके पीछे एक रीजन है। क्या कारण है समझाते हैं आपको। देखिए, हम कहते हैं कि एक मैसिव बॉडी है या फिर मटेरियल है, समझिए एक मटेरियल है, तो मटेरियल है इसका मतलब है उस मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ मास होगा। एवरी मटेरियल इज समथिंग मास हैविंग सम मास, एवरी मटेरियल इज हैविंग सम मास। हर एक मटेरियल के पास कुछ मास होता है। एवरी मटेरियल हैविंग सम मासेस। किसी ने, चाहे वो हवा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैविंग सम मासेस, प्रोटॉन हैविंग सम मासेस। तो सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के अंदर जब मासेस है तो जाहिर सी बात है कि हर एक मटेरियल के पास मास मौजूद होगा। ठीक है, तो अगर हम बोले आपसे कि मास किसी भी मटेरियल के अंदर मौजूद है और वो मटेरियल इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है और खुद इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास है और उसी इलेक्ट्रॉन के पास कुछ चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन से मास को अलग नहीं कर सकते हैं और उसी इलेक्ट्रॉन से चार्ज को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी ही है कि वो नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास है और इलेक्ट्रॉन के पास ही कुछ चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के पास कुछ चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास से मास को अलग नहीं कर सकते हैं और ना ही उसके चार्ज को अलग कर सकते हैं। दोनों में से किसी को अलग नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास मास भी मौजूद रहेगा, चार्ज भी मौजूद रहेगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है तो उस मटेरियल के अंदर भी चार्ज भी मौजूद होगा और मास भी मौजूद होगा। दोनों के दोनों मौजूद होंगे और मास और चार्ज को दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। यह बात रहा। फिर आगे चलते हैं, चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी उसको देख लेते हैं, वो बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगर आपसे कहें हम कि चार्ज के प्रॉपर्टी में कुछ जो है, अगर हम बोले कि यूनिट पे लिख दी, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो कहिएगा चार्ज का यूनिट यानी कि SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या होगा भाई, तो कूलम होगा। समझ में आता रहेगा। चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम, COULUMB। ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या होता है जी, वो कूलम होता है और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल C से। बात समझ में आ रहेगा। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल C से। अब थोड़ा सा एक और डीप में आगे चला जाए, इसमें कहेंगे द स्मॉलेस्ट चार्ज इन दिस वर्ल्ड, द स्मॉलेस्ट चार्ज, द स्मॉलेस्ट चार्ज, द स्मॉलेस्ट चार्ज
इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कितना होता है? तो कहिएगा कि द चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन, वो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मौजूद होता है इस दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो कहिएगा 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। अगर आप पूछेंगे एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो कहिएगा पॉजिटिव 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। बात समझ में आएगा? तो दुनिया का सबसे स्मॉल चार्ज कितना हुआ? वो इलेक्ट्रॉन पर मौजूद चार्ज के बराबर है। ठीक है क्या? अगर हम सोचे कि इस इलेक्ट्रॉन पे मौजूद जो चार्ज है उसको तोड़ करके और उसको छोटा कर दे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। हमारा लेक्चर को सुनना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर पूरा समझ में आएगा। कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, जो इंपोर्टेंट नोट्स उसको लिखते रहिए और मेरी बातों को ध्यान सुनते रहिए, बस पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर हम आपसे पूछे कि ये बॉडी किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे हम कुछ चार्ज को ट्रांसफर करना चाहते हैं, और कोई बोले कि चार्ज को सिर्फ ट्रांसफर करना चाहते हैं, मास को नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। सॉरी, एक मिनट, हम बोल रहे हैं तो आपसे कोई बोले कि आप क्या कीजिए, इस बोर्ड पे कुछ चार्ज को ट्रांसफर कीजिए लेकिन मास को मत कीजिए, तो उसे कहिएगा आप कि चार्ज को ट्रांसफर करे और मास को ना करे, ये पॉसिबल नहीं है। जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो मास भी ट्रांसफर होगा। वो इसलिए क्योंकि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पे मौजूद चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो भाई क्या ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन के पास जो मास है वो भी तो ट्रांसफर होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो कहिएगा कि चार्ज को ट्रांसफर करना और मास को ट्रांसफर ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब चार्ज भी ट्रांसफर होगा तो मास ऑटोमेटिक ट्रांसफर होना ही होना है। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये बात रहा। और किसी मास को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, ये मास है, ये मैसिव बॉडी है, उसको उठा के यहां रख दिए तो चार्ज ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो गया। वो अलग बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें मौजूद है, तो इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन इसके पास मास तो मौजूद है। अगर कोई पूछे कि आप चार्ज को सिर्फ ट्रांसफर कर दीजिए और मास को ट्रांसफर मत कीजिए, तो कहिएगा कि चार्ज को जब ट्रांसफर करेंगे तो मास तो ट्रांसफर ऑटोमेटिक होना ही होना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चार्ज ट्रांसफर हो और मास ट्रांसफर ना हो। वो इसलिए क्योंकि चार्ज जो स्मॉलेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पे मौजूद चार्ज है, और जब इलेक्ट्रॉन पे मौजूद चार्ज ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन के अंदर मौजूद मास वो भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे मास भी होता है। ये बात हुआ। फिर आगे चलते हैं हम कि अगर हम आपसे कहते हैं, कोई कहता है कि एक काम कीजिए आप, ये 2.5 यहां पर 1.6 है ना, आप कह रहा है कोई आदमी कि 2.5 माइनस में 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पर ट्रांसफर कीजिए। कोई आपसे कहता है कि -2.5 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पर ट्रांसफर कीजिए, तो कहिएगा बाबू ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चार्ज ये 2.5 ट्रांसफर हो। वो जब भी ट्रांसफर होगा तो 1.6 एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ ही नहीं सकते हैं भाई, तो कैसे 2.5 हो जाएगा? अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 दूनी 32, 3.2 माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन पे मौजूद ये चार्ज कितना होगा? 3.2 होगा। कैसे ये हो जाएगा भाई? इतना तो चार्ज मौजूद होता ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता इतना चार्ज, नेचर में इतना चार्ज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जब भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो Q इक्वल टू NE इस फॉर्मूला के हिसाब से एग्जिस्ट करेगा, जहां पर N इक्वल टू क्या है? 1 2 3 डॉट 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 क्या है? N नेचुरल नंबर है ना। या तो 1 इलेक्ट्रॉन N इक्वल टू 1 डले तो 1 इलेक्ट्रॉन, या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ये भी एक तरह का प्रॉपर्टी है, चार्ज का प्रॉपर्टी है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। क्या कहिएगा? चार्ज यहीं लिख देते हैं, द चार्ज इज क्वांटाइज्ड, है ना। चार्ज हैविंग क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी लिख दीजिए, द चार्ज
द चार्जेस हैविंग क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, एक तरह का प्रॉपर्टी है भाई। ये सब थोड़ा सा हम एडवांस करके बढ़ा दे रहे हैं, है ना, जानकारी रखना चाहिए, है ना, कोई पूछ देगा, कंपटीशन में आ सकता है ना, आप अगर जाइएगा 11th के लिए कहीं तो, है ना। द चार्जेस हैविंग क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी दैट इज Q इक्वल टू N, ये क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है, Q इक्वल टू N जाए नहीं, ये बता रहा है। तो चार्ज का ये सारा प्रॉपर्टी हुआ भाई। और भी प्रॉपर्टी है चार्ज का जो 12th क्लास में पढ़ना है। चार्ज को अगर आप फेंक देते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं, तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। चार्ज को कांस्टेंट स्पीड से लेके चलते हैं तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आता है ना। ये सारा चीज आपको 12th में मिलेगा, कुछ 10th में भी मिलेगा आपको, मैग्नेटिज्म में, है ना, उसको समझा जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। चार्ज के बारे में इतना काफी है ना, चार्ज के लिए इतना काफी है। टाइप ऑफ चार्ज, दो तरह के चार्ज बता ही दिए, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों के बीच में कैसा जो है अट्रैक्शन रिपल्सन हो रहा है, सब बारे में बात हो चुका है, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है, क्या चीज, फॉर्मूला है Q इक्वल टू NE, ठीक है, जहां पर ये Q क्या है, तो Q है चार्ज, Q क्या है भाई, चार्ज है, ठीक है, और N क्या है, N क्या है जी, 1 2 3 ये है, और E क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला है, ये बहुत काम का चीज है, इसको रख लीजिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज है, अभी हम लोग देखें है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन पे मौजूद कितना चार्ज होता है, तो आप कहिएगा 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे, जो कि स्मॉलेस्ट चार्ज इतना ही है, इससे छोटा चार्ज होता ही नहीं है। जब भी चार्ज क्या होगा तो इसका मल्टीपल में होगा, 3.2 होगा, है ना, 1632 1648 4.8 होगा, है ना, इस तरह से होगा, इसके मल्टीपल में होगा, इससे कम नहीं होने वाला है चार्ज, ठीक है भाई। अब थोड़ा चलते हैं, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और इस चंद में भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को हम पहले लिख देते हैं फिर आपको बताते हैं। बोले कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। भाई ठीक है, पिछला वीडियो में ये शुरुआत का है, ये इसको समझिए, शुरू से ही इसको देखते जाइए, आपको बहुत काम आएगा, है ना। बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। आपको कुछ भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए बोला है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। आपको क्या करना है, सोल्यूशन में बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू व्हाट, ये बोल रहा है कितना, 1 कूलम चार्ज। तो चार्ज का वैल्यू कितना दिया है भाई, 1 कूलम दिया हुआ, ठीक है, और बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई आप बता दीजिए, ठीक है। तो फिर हम चलेंगे, जैसे कि हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है भाई, तो 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। अब हमको मांग रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो मांगता है उसको राइट साइड में रखते हैं, यूनिटरी मेथड से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बोलेंगे कि 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये चीज जो है इसके डिवाइड में जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई कितना, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है क्या। तो 1 कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन। यहां से देखें, इसको इधर किए, इसको इधर किए, और 1 कूलम में कितना हो जाएगा, तो ये चीज इसके डिवाइड में जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, हम पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर 0 आ गया, 10/6। तो 10/6 को यानी कि 10 को 16 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट डालिएगा तो ये यहां पर 100 आएगा, पॉइंट डालने के बाद से क्या होगा जी, 100 आएगा। तो 16 16 छक्के 96 6 बार में, है ना, पॉइंट डालने के बाद से क्या होगा, यहाँ 100 आएगा, है ना। तो 16 छक्के 96, ये 10 में से 6 गया 4, और पॉइंट यहाँ पर जो है 9 में से हो गया, ये खत्म हो गया, पॉइंट डालने की वजह से 0 यहाँ पर आया, 16 दूनी 32, ठीक है क्या, 10 में से 2 गया 8, ये खत्म हो गया, ये 0 आया, 16 बचे 80।
कितना है भाई? तो जब आप 10/16 है ना भाई, 10/16 को अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा और इनटू में ये देखो भाई -19 है, नीचे ऊपर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +19 ऑटोमेटिक हो जाएगा, साइन उसका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका वैल्यू अभी भी कैलकुलेट किया कितना हुआ 0.625 इंटू में 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन, इतना होगा। अब अगर आप देख रहे हैं कि अगर इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करते हैं राइट साइड में तो पावर ऑटोमेटिक घट जाता है। भाई ये सब ट्रिक है, आप लोगों को क्लास 8 वगैरह में 9th में बताया गया है। तो अगर आप जो है इस पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, जितना डिजिट शिफ्ट करते हैं उतना ही पावर इधर घटेगा भाई, ठीक है। तो पॉइंट को हम शिफ्ट करके इधर एक डिजिट शिफ्ट किए तो 6.25 हो गया, तो पावर घट के 10 टू द पावर 18 हो गया। एक डिजिट शिफ्ट किया तो एक पावर घट गया। इतना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 इंटू में 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना? मात्र 1 कूलम चार्ज में। थोड़ा सोचने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि सिर्फ 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम, ओनली 1 कूलम चार्ज में 10 टू द पावर 18, 1 10 100,000 आप काउंट कर लीजिए, ये उससे भी आगे निकल जाएगा। 10 टू द पावर 18 यानी 1 पर 18 जीरो, बाद में 6.25 है ना, 1 पर 18 जीरो। बाप रे, ये अनकाउंटेबल है ना। इतना इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, काउंटेबल है, इसको काउंट कर कीजिए कितना, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है मात्र 1 कूलम चार्ज में। इसको सोचने की जरूरत है। ये बात हो गया। इसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इस फॉर्मूला से बनाने की कोशिश करते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए। हाँ, मिटा देते हैं। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। बोल रहा है 1 कूलम चार्ज में कितना जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो कहेंगे कि 1 कूलम चार्ज यानी Q का वैल्यू दिया हुआ है ना, कितना दिया है 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मांग रहा है यानी n, सॉरी ये हाँ n का वैल्यू मांग रहा है। 1 2 3 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर 1 2 3 ये क्या चीज है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू वो दिया हुआ है, सॉरी क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n का वैल्यू वो मांग रहा है ना। और दिया हुआ फॉर्मूला के हिसाब से, और जैसे कि हमको पता है E पर E का वैल्यू हमको पता है कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी कि 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज। ये चार्ज इलेक्ट्रॉन E का वैल्यू तो हमको पता ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज यहाँ रख देंगे, है ना। और n जब निकालेंगे हमारे पास जो फॉर्मूला है Q इक्वल टू में NE, तो यहां से अगर हम n पूछे तो Q बाई E आएगा ना भाई, है ना। Q का वैल्यू कितना है 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज। इसको हटाइएगा, इतना आ जाएगा, सिर्फ वही वाला आ गया क्या 10/16 इंटू में 10 टू द पावर 18 आ गया क्या। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 6.25 इंटू में 10 टू द पावर क्या चीज 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आप सॉल्व कर लीजिएगा, पीछे सॉल्व किया जा चुका है। पता क्या चला, पता ये चला कि चार्ज जो है ये सारा चार्ज का प्रॉपर्टी होता है, ये सारा चीज चार्ज का प्रॉपर्टी होता है। फिर आगे चलते हैं हम थोड़ा सा दूसरा टॉपिक के साथ। दूसरा टॉपिक में कह रहा है कि आपको बताना है कंडक्टर और इंसुलेटर क्या चीज है। टॉपिक का नाम, हेडिंग क्या है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्या है टॉपिक का नाम, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर किसको बोलते हैं, देखा जाए कंडक्टर, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कंडक्टर, तो आप कहिएगा वो मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है अपने से होकर के फ्लो होने के लिए। द मटेरियल लिख देते हैं, द मटेरियल विच अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक करंट, अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक करंट, द मटेरियल विच अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, जो अपने से हो करके करंट को पास करने के लिए अलाउ करता है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टर। ये तो बच्चे क्लास से सीखते आ रहे हैं। द मटेरियल विच अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज नॉन एज कंडक्टर। ये तो बात हम लोग बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं, लेकिन ये डेफिनेशन सही है, परफेक्ट है, क्लास 10th के लायक नहीं है, ठीक है भाई। क्लास 10th के लायक है, लेकिन और भी डीप में जानने की जरूरत है कंडक्टर किसको बोलते हैं। तो अब समझिए कंडक्टर किसको बोलते हैं। देखिए भाई, किसी भी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ये बात सही है। क्या होता है ना कि जो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं,
अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। द मटेरियल विच हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज कंडक्टर, लिख देते हैं द मटेरियल विच हैविंग लार्ज नंबर ऑफ free electrons which is responsible for the flow of electric current, for the flow of electric current, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने का जो जिम्मेदार है वो कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए जिस मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं वही कंडक्टर है, लकड़ी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं वो गुड कंडक्टर नहीं है, वो इंसुलेटर है, और वो मटेरियल जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं वो कंडक्टर है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या चीज, इसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। देखिए भाई आपको हम बताते हैं, समझाते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। सोडियम के अंदर एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 11, प्रोटॉन इक्वल टू 11, न्यूट्रॉन इक्वल टू 12, एटॉमिक मास कितना जी, तो 23, 11 12 23, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि 23, एटॉमिक मास नंबर 23। ये बात हम लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री 9th क्लास में। अब देखा जाए ये 11 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के हिसाब से बटा रहता है भाई, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑर्बिट के हिसाब से बटा रहता है। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पहला ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, ये हम लोग पढ़े हैं। दूसरा ऑर्बिट है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। और लास्ट वाला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। वैसे तो जो भी कंडक्टर है उसके अंदर लास्ट वाला ऑर्बिट में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। अब देखिए क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स बाय गेनिंग हीट एनर्जी, रूम टेम्परेचर पे वो हीट एनर्जी लेने के बाद से वो अपने ऑर्बिट को क्या करता है, छोड़ देता है। अब देखिए जी ये रहा हमारा सोडियम का प्लेट वगैरह एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, या फिर Fe आयरन के बारे में बात कर ले हम, है ना, कॉपर के बारे में बात कर ले हम Cu। तो कॉपर में भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, एट रूम टेम्परेचर द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स लीव्स द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, वो अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट को छोड़ देता है और वो क्या करता है, सरफेस पे आकर के तैरते रहता है, इधर कभी जाएगा कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। क्यों जाएगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव में रिपल्सन होने वाला है, तो ये जब इसके पास जाएगा तो इधर जो है रिपेल करेगा, इधर इधर तो घूमते रहेंगे। आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर ही अपने ऑर्बिट को छोड़ करके तैरते रह रहा है। रूम टेम्परेचर दैट इज व्हाट, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, ये सब क्या है, रूम टेम्परेचर है। बहुत ही कम टेम्परेचर पे ही अपने ऑर्बिट को छोड़ करके वो क्या करते हैं, तैरते रहते हैं सरफेस पे। और जैसे ही इनको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है बैटरी का, जैसे ही इनको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है बैटरी का, एक तरह का फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर लगता है और वो इलेक्ट्रॉन बहना शुरू कर देता है भाई, वही इलेक्ट्रॉन बहना शुरू कर देता है। बात समझ में आया क्या, वही इलेक्ट्रॉन बहना शुरू कर देता है, वही इलेक्ट्रॉन बहना शुरू कर देता है। जब जैसे ही इसको पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी को लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू कर देता है। ये बात हुआ, तो ये हुआ हमारा कंडक्टर का फुल कंसेप्ट। कंडक्टर क्या है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर क्या होता है जी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा नंबर में मौजूद होते हैं और वही कारण बनता है इलेक्ट्रिक करंट का। बात समझ में आया क्या, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए हमने ये नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को शो किया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने नहीं बात किया है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा। खैर उतना हम बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं, ये बात किए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है द इलेक्ट्रॉन which is on the outermost orbit and after getting its heat energy from the room temperature it leaves
देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड कम ऑन द सरफेस ऑफ द मटेरियल। वो मटेरियल के सरफेस पे आकर के क्या करेंगे, तैरते रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, है ना। और जैसे ही इनको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, बैटरी जैसे ही लगाएंगे ये फ्लो करना शुरू कर देते हैं। ये बात रहा भाई, ठीक है। ये रहा जो है क्या चीज, कंडक्टर के बारे में। अब चलते हैं इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अगर हम बात करें ईटा के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, लकड़ी के बारे में, वुड के बारे में, तो लकड़ी एक मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मौजूद है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है भाई। क्वेश्चन उठ सकता है, सर उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन है, क्यों नहीं उसमें से करंट फ्लो होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। चाहे कितना भी उसका टेम्परेचर को आप राइज कर दीजिए, उसमें से इलेक्ट्रॉन उठ करके बाहर वाले ऑर्बिट से निकल करके रूम टेम्परेचर पर नहीं आने वाला है भाई, ठीक है। वो बाहर वाले जो सरफेस पे आने वाला नहीं है, वो जल जाएगा। लकड़ी को गर्म कीजिएगा तो जल जाएगा, लेकिन वो जो है शाम ऊपर वाला सरफेस पे नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, वो इंसुलेटर है। एयर इज ऑल्सो इंसुलेटर। अगर एयर गुड कंडक्टर होता तो बताइए क्या होता। एयर गुड कंडक्टर होता तो तार जो वायर दौड़ रहा है, जिसके अंदर पोल के ऊपर वायर है, वो नंगा वायर एयर के कांटेक्ट में है, और एयर एक गुड कंडक्टर होता तो हम लोग जिंदा रहते? कोई जिंदा नहीं रहता। एयर इज अ बैड कंडक्टर, ठीक है। ये बात है हुआ। तो थोड़ा सा इंसुलेटर का भी डेफिनेशन लिख लिया जाए, ठीक है। इसको मिटा दें, हाँ चलिए मिटा देते हैं। चलिए आप नोट कर लिए हैं, इसको मिटा देते हैं। आगे चलते हैं हम, क्या चीज, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है इसको देख लिया जाए। इंसुलेटर, इंसुलेटर जाहिर सी बात है इसका उल्टा है। द मटेरियल विच डज not allow to pass the electric current, does not allow to pass the electric current, the material which does not allow to pass the electric current through it is known as insulator, है ना। ऐसा मटेरियल जो अपने से होकर के इलेक्ट्रिक करंट को पास ही ना करने दे, वो इंसुलेटर कहलाता है। और दूसरा डिफिनेशन में हम बता सकते हैं, द मटेरियल विच डज नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिख सकते हैं, द मटेरियल विच डज नॉट हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं है, इज कॉल्ड क्या चीज, इंसुलेटर। इज कॉल्ड इंसुलेटर। वो ऐसा मटेरियल क्या कहलाता है भाई, इंसुलेटर कहलाता है। ये बात हुआ, ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर का ये बात हुआ, ठीक है। चलिए, तो जब चार्जेस रेस्ट में रहेंगे, जब चार्जेस रेस्ट में रहेंगे तो उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जब चार्जेस रेस्ट में रहेंगे तो उसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो उसको बोलेंगे क्या चीज, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। थोड़ा सा उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है वो। जब चार्जेस रेस्ट में रहेंगे, अब देखिए क्या होता है कि जब चार्जेस रेस्ट में मौजूद होते हैं, रुके रहते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज रेस्ट में है तो इसके चारों तरफ एक तरह का फील्ड है भाई, ठीक है। ये चार्ज के चारों तरफ एक तरह का फील्ड है, जिस तरह से एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, उस मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड होता है। जिस फील्ड में दूसरा कोई मैग्नेट लेके आते हैं तो अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। दूसरा कोई मैग्नेट लाएंगे तो वो इसको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा या दूर भागेगा। तो जितना फील्ड तक इस मैग्नेट का असर रहेगा, द इफेक्ट ऑफ दैट मैग्नेट, that effect, the reason up to which the magnet can affect the another magnet, the reason is called the magnetic field। बात समझ में आ रहेगा। ये रीजन जहां तक कोई दूसरा मैग्नेट लेके आए तो वो उसको अट्रैक्ट करे, खींचे या दूर भगाए, वो क्षेत्र क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। वो क्या है जी, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह द रीजन अप टू विच द चार्ज
कैन इफेक्ट द अनदर चार्ज, द रीजन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है क्या? वो रीजन जहां तक ये चार्ज एक दूसरे चार्ज को लेके आने के बाद से उसको रिपेल करे या अट्रैक्ट करे। अब कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे तो उसको वो दूर भागाएगा, और कोई नेगेटिव चार्ज लेके चले तो खींच लेगा, है ना, यही नहीं करेगा, इसको वो खींच लेगा। तो वो रीजन जहां तक ये अपना प्रभाव डाले, असर डाले, वो रीजन, वो क्षेत्र जहां तक ये चार्ज अपना असर डाले, ये जो क्षेत्र है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आया क्या? तो ऐसा ये क्यों करता है? फोर्स लगाता है भाई। अभी तो पढ़ करके आ रहे हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन का फोर्स होता है, सेम नेचुरल चार्ज वाले में रिपल्सन का फोर्स होता है, और नेगेटिव चार्ज वाले में जो है अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसके बारे में कुलम्स नाम के एक साइंटिस्ट ने बात किया था, बताया था जो फोर्स कितना लगता है, तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ज्यादा घबराना नहीं है, बस ये कांस्टेंट है, ये दो चार्ज के बीच है, और ये दोनों के बीच का गैप है। ठीक है, ज्यादा घबराना नहीं है, बस इसको जान लीजिए कि कुलम्स फोर्स लगता है। फोर्स कौन सा है? कुलम्स फोर्स लगता है, जिसकी वजह से दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। ठीक है, और इसी तरह एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, जो है मैसिव बॉडी में 9th क्लास में पढ़े हैं, क्या लगता है जी? G(m1 m2 अपॉन R²। इसको हटा करके आप K डाल सकते हैं, कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन R²। उसी तरह G(m1 m2 R², यह मैसिव बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स है, और ये चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझ लीजिए, इतना ही काफी है आपके लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन लिखे हम तो क्या कहिएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन अगर पूछे तो क्या बोलिएगा? द रीजन अप टू विच, क्या कहिएगा? द रीजन अप टू विच, द रीजन अप टू विच एनी चार्ज, the region up to which any charge effect या फिर affect है ना, affect the another charge, the region up to which any charge affect the another charge, that region is called इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है क्या? ये डेफिनेशन हो गया। ठीक है, वो क्षेत्र जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, द रीजन अप टू विच एनी चार्ज अफेक्ट अनदर चार्ज, या फिर द रीजन अप टू विच एनी चार्ज एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स है भाई? इलेक्ट्रिक फोर्स। द रीजन अप टू विच एनी चार्ज एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स टू द अनदर चार्ज, दैट रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, जब ये स्टैटिक में है, रेस्ट में है, तो ये अपना फोर्स लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और जब चार्ज फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगा, यानी कि एक तरह का धारा फ्लो करेगा। करंट का मतलब होता है धारा, पानी का धारा वाटर करंट, चार्ज का धारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है? चार्ज। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज होता है। ठीक है, ये बात हो गया। अब आगे हम चलते हैं एक दूसरा टॉपिक की तरफ। ठीक है भाई, इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसका नाम क्या है जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब उसको देख लिया जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देख लिया जाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, थोड़ा सा आप हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है? देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ ध्यान देना होगा, उसको समझना होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता था कि जब किसी भी बॉडी को जमीन से ऊपर उठाते थे, हम जमीन से उसको ऊपर उठाते थे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में कुछ काम कर रहे हैं हम। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ परपेंडिकुलरली लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कोई मैसिव बॉडी है, उसको ऊपर की तरफ उठा रहे हैं हम, तो हम अपना वर्क जो है
इसके ऊपर कर रहे हैं, इस मैसिव बॉडी के ऊपर कर रहे हैं, ये जो वर्क है जैसे ही हम हाथ को हटाएंगे वो वर्क जो एनर्जी के रूप में ट्रांसफर हो चुका था वो सीधे जमीन की तरफ गिरेगा और वो तमाम एनर्जी को रिलीज कर देगा। कहां रिलीज करेगा? इन्वायरमेंट में रिलीज कर देगा। ठीक है, वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी था। जैसे ही हम उसको h हाइट तक लेके गए थे, h हाइट तक लेके गए थे, m मास के बॉडी को h हाइट तक लेकर गए थे, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ था वो कितना हुआ था जी? पोटेंशियल एनर्जी कहिएगा mgh, यही हुआ था ना भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में हमने काम किया था और वो जो मास को हमने ऊपर उठाया और जो हमने काम किया वो W पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W इक्वल टू क्या होता है जी? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो हमारा mg लग ही रहा था और h हाइट क्या था? डिस्प्लेसमेंट था। तो F इक्वल टू mg इंटू में h। अगर ये चीज आपको पता है, ये चीज आपको समझ में आ रहा है, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। W इक्वल टू mgh, ये 9th क्लास का है भाई। ठीक है, तो कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करेंगे, इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए हमको चार्ज पर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज का पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक मींस चार्ज। अब थोड़ा देखा जाए, हम बोल रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, बोल रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या है कि कोई हम चार्ज को, ये इसका चार्ज का बाउंड्री है, रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक काम कर रहा है। ठीक है, इस चार्ज का ये क्या है जी? रीजन है, जहां तक ये अपना फोर्स को अप्लाई कर सकता है, ये फोर्स को लगा सकता है। कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? 1 कूलम चार्ज। कितना? 1 कूलम चार्ज, 1 यूनिट चार्ज प्लस 1 यूनिट चार्ज को हम क्या कर रहे हैं? इंफिनिटी से उसको लेकर के आ रहे हैं और P पॉइंट पर लेकर के आए कहां तक भाई? P पॉइंट पर लेकर के आए। अब समझिएगा, अब इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ कि ये जो बाउंड्री है ना, रीजन, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र के बाहर जो भी चीज है इसके लिए ये इंफिनिटी ही है। ठीक है, तो इंफिनिटी से उसको लेकर के आए P पॉइंट पर, और जो हमने काम किया, the work we have done to bring plus 1 unit charge from infinity to a given point, the work is called the potential। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई आपसे कोई पूछे what is potential, तो कहिएगा the work done by any external agent, किसी भी दूसरा बाहरी एजेंट के द्वारा किया गया काम, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग प्लस 1 यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी लिख देते हैं, इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी टू a given point to infinity to a given point, the work done by an external agent to bring plus 1 unit charge from infinity to a given point, the work done is called potential. The work done by an external agent to bring plus 1 unit charge from infinity to a given point, that work done is कॉल्ड पोटेंशियल। वही वर्क डन पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाता है। फिर आपको समझाते हैं, मान लीजिए कि इस पॉजिटिव चार्ज को यहां लेके आए, अब ये पॉजिटिव चार्ज खुद है, इसको अपने बाउंड्री में आने देगा? नहीं आने देगा। प्रेस करेंगे, वर्क करेंगे जबरदस्ती, तब जाकर ये आएगा, प्लस 1 यूनिट चार्ज यहां आएगा, तब जाकर प्लस 1 यूनिट चार्ज यहां आने वाला है, प्लस 1 यूनिट चार्ज यहां आएगा। कब आएगा? जब अगेंस्ट में हम काम करेंगे। द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग प्लस 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, गिवन पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में
जब +1 यूनिट चार्ज को लेके आएंगे वो किया गया काम, दैट वर्क डन इज कॉल्ड क्या चीज, पोटेंशियल। वो जो वर्क किए हैं वो वर्क डन क्या हुआ, पोटेंशियल है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी लेके चले जाएंगे तो नहीं होगा, है ना। पोटेंशियल पता करने के लिए किसी दूसरा नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे। किसको लेके आएंगे, +1 यूनिट चार्ज को ही लेके आएंगे, और जो काम करेंगे वो काम किया काम हमारा क्या हुआ, एक पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये रहा इसका फुल कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अगला देखा जाए पोटेंशियल डिफरेंस, ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, उसको देख करके समझ लीजिए। ठीक है, अगर पोटेंशियल समझ में आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल आपको समझ में आ गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसको आप समझ लीजिए। देखिए वही केस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और हम क्या किए हैं, +1 यूनिट चार्ज को क्या किए हैं, हम इन्फिनिटी से किसी खास पॉइंट पर पहले लाए हुए थे, दैट इज +1 यूनिट चार्ज को P पॉइंट पर लेके आए थे हम। ठीक है, ये कहां से लेके आए थे, इन्फिनिटी से लेके आए थे, और जो काम किए वो पोटेंशियल हो गया। फिर यहां से अगर हम बढ़ा दिए इसी चार्ज को Q पॉइंट पर, P से Q पॉइंट पर हम लेके चले आए +1 यूनिट चार्ज को, तो यहां से और यहां के बीच में फिर आगे हम काम किए होंगे, तो यहां से यहां एक पूरा काम, ठीक है, यहां से यहां, और फिर यहां से यहां वाला काम, है ना, यहां से यहां वाला काम। तो ये काम और ये काम में बड़ा कौन सा काम होगा, ये काम होगा। क्यों काम बड़ा होगा जी, क्योंकि ये ज्यादा दूरी तय किया गया है या फिर इसके नजदीक लाया गया है। ये +1 यूनिट चार्ज को यहां लेके तो कम फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस दूर है, ज्यादा है ना। फोर्स के हिसाब से फोर्स का फॉर्मूला है ना 1/4πε0, यानी Q1 Q2 अपन R², Q1 Q2 अपन R², यानी R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। अगर इसे नहीं समझे तो मत समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही समझिए कि नजदीक लेके आएंगे तो ज्यादा फोर्स लगाएगा और दूर है तो थोड़ा कम फोर्स लगाएगा। तो क्या हुआ कि दूर है ये, तो क्या हुआ कि इसने कम फोर्स लगाया था तो कम वर्क किया गया था, और ज्यादा नजदीक लाएंगे और ज्यादा काम किया गया। तो यहां से यहां का जो पोटेंशियल है, आपको समझ में आ रहा है ना, यहां से यहां का जो पोटेंशियल है इसको हम बोल रहे हैं V2, और यहां का जो पोटेंशियल है ना, यहां से यहां का, है ना, या शुरुआत तो यहीं से हुआ है ना, यहां से लेकर के और यहां तक का जो पोटेंशियल है, यहां से यहां तक पोटेंशियल है, इसको हम बोल रहे हैं क्या चीज, V1। ठीक है, आप शायद नहीं देख पा रहे हैं, इसको फिर भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इस पोटेंशियल को क्या बोल रहे हैं हम, V1, और यहां से यहां पोटेंशियल बोले V2। तो दोनों पोटेंशियल के बीच में, यानी V2 और V1 के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, गैप है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू यहां पर क्या हो गया, वो V2 माइनस V1 हुआ। बात समझ आ रहा है क्या, V2 माइनस V1 हुआ। फिर अगर आप इसका डिफिनेशन लिखना चाहिएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, तो कहिएगा when any external agent, यहां पर लिख दिया any external agent, when any external agent brings +1 यूनिट चार्ज from point P to point Q, the work done by external agent, is called पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आएगा, यानी ये भी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया काम है, P से Q तक, है ना। तो when an external agent brings +1 यूनिट चार्ज from point P to point Q, the work done by external agent is called पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना जी, V2 माइनस V1। ठीक है, अब क्या है इसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाए, तो कहेंगे कि पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो
अगर प्लस यहां पर प्लस 1 यूनिट चार्ज है, अगर यहां पर क्यू चार्ज को लेके आए, क्यू चार्ज को, तो बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चार्जेस। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, क्वांटिटी ऑफ चार्जेस मूव्ड, ठीक है। इसको मिटा दे क्या हम? चलो इसको मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं। इसको मिटा दें तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग क्वांटिटी ऑफ चार्जेस मूव्ड, है ना, टू ब्रिंग क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, यानी जितना चार्जेस का क्वांटिटी 1 कूलम 2 कूलम कितना चार्जेस को लेके आए, वो क्वांटिटी ऑफ चार्जेस को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे, कितना काम जो उसको लेके आने में जितना काम हुआ, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम पीडी बोले, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना आया था? V2 माइनस V1 आया था, तो हम कहेंगे V2 माइनस V1। क्या है ना कि पोटेंशियल को लिख लीजिए, यहाँ पर पीछे नहीं लिख लीजिएगा, इसको बताना भूल गया। पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल दोनों, पोटेंशियल डिनोटेड बाय कैपिटल V, ठीक है ना। इसका SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल इज क्या चीज? वोल्ट, है ना, और इसको V से डिनोट करते हैं, ठीक है, V से डिनोट करते हैं। ये छोटा सा नोट्स है, आप इसके लिख सकते हैं, है ना, घेर करके ऐसे बॉक्स में करके लिख सकते हैं, या फिर पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V, और इसके ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का या पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसे यूनिट होता है वोल्ट होता है, V से डिनोट इसको मेजर करते हैं। तो देखा जाए पोटेंशियल जो डिफरेंस यहाँ पर रहा, यहाँ पर दे रहे हैं V2 माइनस V1 से डिनोट कर रहे हैं, तो W अपॉन क्या चीज? Q। तो V2 माइनस V1 को वो क्या चीज है? पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, तो V इक्वल टू निकल के आया W अपॉन Q। ये फॉर्मूला हुआ, W इक्वल टू VQ, ठीक है, ये बात हुआ। तो इस तरह से ये जो है हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल क्या होता है ना। इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही रहेगा, सिर्फ एक क्वेश्चन कर लिया जाए, नहीं इससे रिलेटेड एक और बात है, उसको भी देख लेते, फिर क्वेश्चन किया जाएगा। क्या है कि पोटेंशियल को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। कहिएगा पोटेंशियल डिफरेंस इज measured, है ना, measured by the instrument, the potential difference is measured by the instrument is called वोल्टमीटर, ठीक है। वोल्टमीटर के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? वोल्टमीटर के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है। और कहेंगे कि जो वोल्टमीटर है, ये सारा चीज नोट से एग्जाम पूछता है ना। द वोल्टमीटर इज always connected in parallel to the circuit, ठीक है, to the सर्किट से हमेशा पैरेलल कनेक्टेड होता है वोल्टमीटर। इसका आप फिगर बना लीजिए, देखिए क्या है, अगर ये बैटरी है, तो अगर ये रेजिस्टेंस है और वोल्टमीटर को हमको कनेक्ट करना है, अगर हमको वोल्टमीटर को कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे कि इसके पैरेलल में हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे, V फॉर वोल्टमीटर, ठीक है, पैरेलल में। इसका कारण ये है, इसका क्या कारण है कि वोल्टमीटर को जो है बिल्कुल ही पैरेलल कनेक्ट किया जाता है सर्किट के। वो इसलिए कनेक्ट किया जाता है ताकि इस रेजिस्टेंस के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वो मेजर कर सके, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये जो वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है ना, वो काफी हाई होता है ना। इस वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी हाई होता है, लिख लीजिए इसको भी। द वोल्टमीटर हैविंग हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, सारा चीज नोट्स है। हाई रेजिस्टेंस,
वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है जी, वो हाई होता है। क्यों हाई होता है, इसके कारण क्या है, तो इसका रेजिस्टेंस हाई होने का कारण ये है ताकि करंट यहां से जब निकले तो इसमें न जाकर के वो रेजिस्टेंस के पास जाए, वोल्टमीटर पर के पास न जाए। अगर इसका रेजिस्टेंस अगर इसका कम रहेगा तो क्या होगा, इसमें से होगा करंट जाएगा, ठीक है। जबकि हमको क्या करना है, हमको सिर्फ इसका पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस इतना हाई रखते हैं वोल्टमीटर का कि इसमें करंट जाए ही नहीं, रास्ता इतना ब्लॉक कर देंगे, इतना रेजिस्टेंस का हाई कर देंगे कि जैसे करंट ना जा करके वो सीधा इधर से जाना पसंद करेगा करंट, ठीक है। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। ये सारा चीज नोट्स है, ये कंपटीशन में पूछता है, एग्जाम में पूछता है, 1-1 नंबर 2-2 नंबर में, ठीक है। तो ये रहा वोल्टमीटर के बारे में। वोल्टमीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। वोल्टमीटर जो है पैरेलल में सर्किट से कनेक्ट, देखो पैरेलल है कि नहीं, ये सर्किट ये है, एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, पैरेलल का मतलब यही ना है कि पैरेलल है ना, तो देखिए पैरेलल है कि नहीं, वोल्टमीटर हमेशा सर्किट से पैरेलल में कनेक्टेड होता है। और ये क्या होता है, इसका जो है रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, है ना। अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।